गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रिम्पी गुप्ता और आज मैं आपके सामने फिर से आई हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं हर हफ्ते आपके सामने एक ऐसी लेडीज़ को लेकर आऊँगी जो आज सक्सेसफुल हैं, है ना। हमारे भारत में ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और अपने लाइफ में उनके जितने भी चैलेंज आए हैं उनको उन्होंने फेस करके आज वो सफलता की ऊंचाई पे है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी लेडीज़ की स्टोरी लेके आई हूँ जिन्होंने बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। जब वो 12 साल की थी तब उनकी शादी कर दी गई और उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। फिर उन्होंने थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने सुसाइड करने के लिए भी सोचा, क्योंकि उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई कि उन्हें लगा कि वो सुसाइड कर ले, बट ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने अपने जीवन में जितने भी उनके जीवन में संघर्ष आए उन्होंने उसका डट के सामना किया और आज वो बहुत ही सक्सेसफुल लेडीज़ हैं। वो एक ऐसी लेडीज़ है जिन्होंने 2 रुपए से स्टार्टिंग करी थी, और आज वो 3000 करोड़ की मालकिन है। तो क्या आप लोग मिलना चाहेंगे ऐसी लेडीज़ से? और इस स्टोरी से हम ये भी जानेंगे कि हमारे लाइफ में इतने चैलेंज नहीं होते लेकिन फिर भी हम उनका सामना नहीं करते और हम कुछ भी नहीं करते। तो आइए हम सभी लोग उनकी ही कहानी उनकी जुबानी से सुनते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? तो आइए चलते हैं। आज कह दीजिए आपको जो भी कहना है, एक बार निकल जाएगा ना मन से तो आप बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपका दिल हल्का हो जाएगा। नहीं होता, क्योंकि वो दर्द जो है नासुर बन चुका, वो नहीं होता। पानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एनुअल टर्नओवर है 3000 करोड़। कल्पना सरोज ने तरक्की के हर मुकाम को छुआ और आज इनकी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं। इतनी सफलता, इतना नाम, इतनी शोहरत, ये सब इनको विरासत में नहीं मिला है, ये सब इन्होंने कड़ी मेहनत से कमाया है। आज की इस सफल बिजनेस वुमेन का कल कुछ ऐसा था। मेरे पिताजी पुलिस हवलदार थे, उनकी पगार 300 रुपए थी। तो जाहिर सी बात है कि 300 रुपए में हम 3 बहनें, 2 भाई, मेरे दादाजी, चाचा जी, सब मतलब उसी परिवार में उस 300 रुपए में पलते थे। तो आप समझ सकती थी कि परिस्थिति कैसी होगी। तो ऐसे में आपकी पढ़ाई कैसे हुई, किस तरह से? पढ़ाई खैर ठीक नहीं हुई, क्योंकि उस जमाने में मतलब आज से हम 50 साल पीछे अगर जाते हैं तो वैसे भी मतलब स्त्रियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जा सकता था जी, क्योंकि समाज ये सोचता था कि स्त्रियों को पढ़कर करना क्या है, आखिर चूल्हा चक्की के सिवा है क्या। तो इस तरह से था ही, और उस पर से मैं दलित समाज से थी, तो फिर मेरी समाज की तो बात ही कुछ और थी। मेरे मामा जी तो ये कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाना ठीक तो खैर है ही नहीं, लेकिन उनको ज्यादा देर घर में रखना मतलब जहर की पुड़ियों को घर में रखने के बराबर है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आपने बताया आपके घर वाले ज्यादा नहीं चाहते थे कि आप पढ़े लिखे, पर आपकी खुद की इच्छा थी आगे पढ़ने की? बहुत इच्छा थी मेरी पढ़ने की। मैं मतलब अपने स्कूल में काफी एक होशियार स्टूडेंट समझी जाती थी। अच्छा। जी हाँ, और मैं काफी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी, पर बदनसीबी से मैं पढ़ ना सकी। बचपन में ही, उम्र के 12 साल में ही मेरे मामा ने जबरदस्ती शादी का प्रस्ताव मेरे पिताजी के सामने रखा। 12 साल की एक छोटी सी उम्र में जब बच्चियां अमूमन तौर पे गुड्डे गुड़ियों की शादी करती हैं, ऐसी उम्र में कल्पना जी की शादी हो गई। कल्पना जी, आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रही? मेरी शादीशुदा जिंदगी जिस तरह का सपना मैंने देखा था, बचपन में ही सही, शादी तो खैर हो ही गई थी, तो सोचा था कि कुछ अच्छा घर होगा, परिवार होगा, लेकिन जब मैंने देखा कि वो घर परिवार तो खैर ठीक था ही नहीं। छोटी छोटी बातों के ऊपर मारपीट, झगड़ा फसाद, इस तरह से। अच्छा, मारने तक? जी जी जी। अगर मैंने खाना बना लिया, खाना भी बनाना था मुझे, कम से कम 10-12 लोगों का खाना बनाना था। एक 12 साल की बच्ची इतना सारा खाना बनाए तो जाहिर सी बात है कि छोटी मोटी गलती हो सकती है। मतलब एक 12 साल की बच्ची से वो लोग उम्मीद करते थे कि वो पूरा घर का पूरी जिम्मेदारी संभाल ले और पूरे घर की सफाई कर ले मैं पूरा। और छोटे बच्चे हैं, वो गंदा करते हैं, कपड़े गंदे करते हैं, वो भी मुझे ही धोना है। मैं सारा काम कर लेती थी, लेकिन मुझ में भी एक छोटी सी ये था कि मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता था, वो बदबू वगैरह वो बच्चों का साफ करने के लिए। तो इससे जिंदगी जैसे
नर्क भरी जिंदगी जिसको कहा जाएगा, ऐसा सारा था। और फिर यही कोई 6 महीने में मेरे पिताजी आ गए। आप रोइए मत प्लीज। हम समझ सकते हैं कि 12 साल की उम्र में एक बच्ची की एक्चुअली शादी हो जाती है और इस तरीके से उनके साथ बिहेव हो रहा है, और मैं महसूस कर सकती हूँ आपका क्या दर्द है। वो दर्द इतना भयानक है कि आज भी मुझे बात याद करते हुए रोना आ जाता है। आज कह दीजिए आपको जो भी कहना है, एक बार निकल जाएगा ना मन से तो आप बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपका दिल हल्का हो जाएगा। नहीं होता, क्योंकि वो दर्द जो है नासुर बन चुका, वो नहीं होता। क्या बर्ताव करते थे वो लोग आपके साथ? मतलब एक बच्ची को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, तो इससे बुरा और क्या दर्द हो सकता है, बताइए ना आप मुझे। तो मेरे पिताजी जब मुझे मिलने के लिए आए, देखने के लिए, उन्होंने जब देखा तो मेरे पिताजी मुझे पहचान ना सके कि ये मेरी ही बेटी है, क्योंकि बाल की सारी जटा बन चुकी थी, कपड़े फटे पुराने थे, मार खा खा के बिल्कुल मेरी हालत खराब हो चुकी थी। तो फिर मेरे पिताजी कहने लगे कि मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा साथ में, तो उस पर भी उन लोगों ने बहुत मतलब झगड़ा फसाद किया उधर कि नहीं ले जा सकते तुम इस तरह से। फिर मेरे पिताजी मुझे वापस ले गए घर, और घर ले जाने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि भूल जाओ सब कुछ, एक बुरा सपना समझ के। आप मायके वापस आ गई, आप अपने पिता के साथ, तो आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस आए? हाँ, आपके फिर कुछ पिताजी ने सुधार स्कूल में मुझे मतलब दाखिला दिलाया, फिर से स्कूल जाने लगी मैं। लेकिन वो फिर वो माहौल नहीं रहा पढ़ने की, वो जो उमंग थी आगे बढ़ने की वो भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि इतना दर्द जिंदगी में देखा था, तो मन भी नहीं लगता था स्कूल में। फिर समाज जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप की बात करेगा, सहेलियां अलग टाइप की बात करेगी, एक्सेप्ट नहीं करता समाज। हाँ, तो इस तरह से जब बातें सुनती रही मैं, तो मुझे फिर लगा कि ये जिंदगी सब सही नहीं है, क्योंकि मरना आसान है, जिंदगी जीना ही कठिन है, ऐसा मुझे लगा। और फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं फिर इस जिंदगी को खत्म कर दे। और फिर मैंने पॉइजन खरीदने की कोशिश की, लेकिन पॉइजन किसे कहते पता नहीं था, लेकिन हमारे गांव में खटमल वगैरह बहुत हुआ करते थे, तो खटमल मारने की दवा टिप्टेंटी कोई थी, तो मैंने जाके 3 बोतल खरीद ली कि कहीं कोई ये ना हो कि मैं थोड़ी जहर पी लिया और बच गई। तो मैंने वो 3 बोतल पी लिया, सारा झाग बह रहा था मुंह से, क्योंकि 3 बोतल एक साथ पी लिया था ना। फिर आजू बाजू के लोग आ गए, फिर उन्होंने कहा कि इसने ये पॉइजन पी लिया है और ये मतलब डेंजर है, मतलब बच नहीं सकती, उम्मीद नहीं है बचने की, तो इसको अकोला लेके जाए। वो मुर्तिजापुर की बात थी, मतलब तालुका का जगह था, बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं था कोई। तो फिर हमारे पुलिस स्टेशन के जो पीआई थे, तो उन्होंने कहा कि हम ये पुलिस केस हो जाएगा ना, मतलब जहर पीना जी, तो हमारे पुलिस वाले की बेटी है, तो हमारे पुलिस स्टेशन की बदनामी हो जाएगी, तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर जो भी है, तो उन्होंने कोशिश की कि वहां से अकोला से मुर्तिजापुर में कोई डॉक्टर आए और इस लड़की को बचाए। तो काफी कोशिश की गई, उन्होंने कहा कि 24 घंटे में अगर ये लड़की बच गई तो खैर बच गई, नहीं तो फिर कोई कहा नहीं जा सकता। और काफी कोशिशों के बाद में फिर मैं बची गई आखिर। लेकिन हुआ ऐसे कि बचने के बाद में भी जो लोग मुझे मिलने के लिए आते थे, तो उनकी बात में ये था कि क्या किया तूने, क्यों पिया जहर, अगर तू मर गई होती तो लोगों ने क्या कहा होता कि महादेव की लड़की ने जरूर कुछ किया होगा जिसकी वजह से लड़की मर गई। और फिर वो बात मेरे दिल तक इतनी गहराई तक चुभ गई कि अब नहीं, अब मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि मर के कर मतलब अगर कुछ करके मरना है तो फिर कुछ करके जिएंगे क्यों नहीं। बिल्कुल। और उसी इसी बात पे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी ताली बजाएं। एक 13 साल की उम्र की बच्ची ने इतना सब देखने के बाद फिर से साहस जुटाया और वो दुनिया के सामने प्रूव करना चाहती थी कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं भी कुछ अब करके दिखाऊं। क्योंकि मैंने वहाँ कोशिश कर ली काम करने की। मैंने सोचा मैं पहले तो पुलिस में ही जाऊंगी, क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो और उसी वक्त लेडीज पुलिस की पहली बारी मतलब वहाँ पर भर्ती शुरू हो गई थी। तो मैं खुद वहाँ के एसपी के पास गई और उनको मैंने कहा कि मुझे मतलब पुलिस में भर्ती करवा लो। तो उन्होंने देखा कि मेरी तो उम्र भी कम है, 18 साल की हूँ नहीं, और पढ़ाई भी मतलब सिर्फ 7 क्लास था। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम मैट्रिक पास कर लो, फिर मैं तुमको डायरेक्ट PSI बना दूंगा, ठीक है। और ऐसा करके उन्होंने जाने के लिए कह दिया। मैंने नर्सिंग के लिए कोशिश की, उसमें भी नहीं हुआ। लास्ट में मैंने ये भी सोचा कि क्यों नहीं मैं मिलिट्री में चली जाऊँ, तो अपने देश के काम आ जाऊंगी। बिल्कुल।
तो वहाँ पर भी नहीं हो सका। उम्र और पढ़ाई दोनों कम पड़ रहे थे। फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि गांव में कुछ भी नहीं है और ना कोई कंपनी है ना कुछ है। अगर कुछ है तो फिर वो खेती में काम करना होगा और खेती में मुझे काम नहीं करना था। तो फिर मैंने माँ से कहा कि मैं मुंबई जाऊंगी, वहाँ पे बड़े बड़े मिल्स है, कंपनी है, तो किसी न किसी कंपनी में मैं काम कर लूंगी। तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा कि अगर आपने नहीं जाने दिया तो अब मैं ट्रेन के नीचे चली जाऊंगी, ताकि फिर बचने की कोई उम्मीद ही ना रहे, क्योंकि मुझे जीना है, कुछ करना है, अपने बलबूते पे रहना है, दुनिया को कुछ करके दिखाना, दुनिया को कुछ कर दिखाना है। मेरी माँ ने पिताजी से कहा कि इस लड़की को भेजो, क्योंकि इसको भेजते हैं। तो फिर मैं दादर में, यहाँ मेरे चाचा जी एक रहा करते थे जो आंखों से उनको कम दिखता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक पापड़ बेचने का काम करते थे। दादर ब्रिज के नीचे रेलवे क्वार्टर्स है, तो वहाँ वो अक्सर अपना काम करते थे, पापड़ बेचते थे। तो किसी एक गुजराती फैमिली के साथ में उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। तो उनको मैंने कहा कि मुझे सिलाई आती है, टीचिंग करना जानती हूँ मैं। तो कहा ठीक है, मैं तुम्हें हौजरी कंपनी में ले जाता हूँ। तो फिर वो मुझे हौजरी की कंपनी में वहाँ लेकर गए। तो मैं इतनी डरी हुई थी कि वो मशीन जब मुझे उसने दिया कि ठीक है काम करना जानती हो तो ये मशीन पे बैठो, काम करो। जब मैं मशीन पे बैठी तो वो मशीन मुझसे हिलती भी नहीं थी, चलती भी नहीं थी, क्योंकि दिल दिमाग में इतना डर था कि हाथ पांव कांप रहे थे, नहीं हो रहा था मुझे, मैं नर्वस हो गई थी बिल्कुल से। तो फिर वो जो वहाँ का इंचार्ज है तो उसने मुझे डांट दिया बुरी तरह से। फिर मुझे रोना आ गया। मैंने हाथ पांव जोड़े उनसे कि नहीं, मैं तो गांव से आई हूँ, प्लीज मुझे कुछ भी काम दीजिए, लेकिन काम दीजिए। तो वो जो शख्स जो पड़ोस में था, वो गुजराती फैमिली के, वो जो मुझे लेकर गया था, तो बोला यार इसको कोई हेल्पर वगैरह का काम दे दो, लेकिन दे दो। तो हेल्पर का काम में 60 रुपए महीना, 2 रुपए रोज का वो धागा काटने वाला काम, जो सिल के आते थे कपड़े, तो उसका जो एक्स्ट्रा धागा होता था तो उसको काटना है। तो वो काम फिर मुझे उन्होंने दे दिया। लेकिन मैंने ज्यादा दिन नहीं किया वो, क्योंकि जब मेरे दिल से डर चला गया। तो ये लोग जब लंच के लिए चले जाते थे या टी टाइम में चले जाते थे ना, लड़की लड़कियां बाहर, तो मैं फिर चुपके से देखती थी कोई है ही नहीं है, तो ये मशीन मुझे क्यों नहीं आती है, आती तो है, फिर मुझसे क्यों नहीं चल रही है। तो ये सोच के फिर मैं फिर से बैठ जाती थी वहां पर और मैं मशीन चलाने की कोशिश करती थी। तो मशीन फिर मेरे से चलने लगी, क्योंकि डर निकल गया दिल दिमाग से। तो फिर मैंने उस इंचार्ज से कहा कि मुझे मशीन पे बैठना है और मैं कारीगर हूँ, मैं काम कर सकती हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम हेल्पर में हो तो ये महीना पूरा इसमें कर लो, फिर तुमको हम दे देंगे मशीन पे बैठने के लिए। 1 महीने में मैंने वो काम किया और 1 महीने के बाद में मैं जब कारीगर बोलकर मशीन पे बैठी तो उस वक्त मैंने 125 रुपए कमाए। तो मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार उस वक्त 100 रुपए देखे कि कैसे 100 रुपए होते हैं। कुछ लोग किस्मत के सहारे आगे बढ़ते हैं, कुछ दौलत के और कुछ लोग ताकत के, पर सबसे आगे वही निकल पाते हैं जो मेहनत के भरोसे आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 2 रुपए रोज का कमाने वाली एक लड़की आज 3000 करोड़ की मालकिन है। ये सब हुआ कैसे? ये सब आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ आकर आपने सबसे पहले कमाई सिलाई से की, तो उसके बाद आप आगे कैसे बढ़ी? जब मेरे परिवार का एक बोझ नहीं कहा जाएगा, फर्ज कहा जाएगा जिसको, क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी, तो मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनके लिए कुछ करूं। तो इसलिए मैंने उन्हें मुंबई बुला लिया यहाँ पर। तो घर में मैंने एक मशीन भी ले लिया, तो मैं घर में भी सिलाई शुरू कर दिया। मैंने घर में कुछ ब्लाउज बना लेती थी, कुछ ड्रेसेस बना लेती थी, क्योंकि मैंने वो सीख चुकी थी मैं गाँव में ही, और काम पे भी जाती थी। इसी बीच मेरी एक बहन थी जो बीमार हो गई, छोटी मोटी दवा कुछ करते रहे उसकी, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, वो पेट में जो है वो कैंसर हो गया था। तो इतना बड़ा तो इलाज मैं कर ही नहीं सकती थी, सवाल ही नहीं उठता था। तो मैंने काफ़ी कोशिश फिर भी की कि जो भी बचता है उसके लिए मैं कुछ करूं। तो काफ़ी तकलीफ उस वक्त हुई जब मेरी बहन वो मर गई। तो तब मैंने सोचा कि पैसा कितना ज़रूरी होता है। हो सकता है कि मेरे पास उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि वो कैंसर मैं बिठा सकती थी कि नहीं, लेकिन मुझे ये एहसास ज़रूर हो गया था कि मेरे पास पैसा ना होने की वजह से मैं उसका इलाज नहीं कर सकी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, पैसा बहुत ज़रूरी है, अभी भी हमको पैसा चाहिए, तो पैसा कमाना है, कैसे कमाएंगे। तो फिर मैंने बहुत सोचा, तो मैंने सुना था कुछ गवर्नमेंट को स्कीम है, उसमें कुछ लोन मिलते हैं, तो मैंने उस लोन के बारे में सुना, लेकिन मुझे पता नहीं था कि किस तरह से डॉक्यूमेंट बनेंगे, किस तरह से लोन लिया जाएगा। माँ ज्योतिबा फुले जो गवर्नमेंट की स्कीम होती थी, जो मीन्स जो दलित लोग हैं उनके लिए वो था, तो वो मुझे वहाँ पर लेकर गए और मैंने वहाँ पर लोन लिया। आपको लोन मिल गया। तो लोन के बाद फिर आपने उस पैसे से क्या किया?
मैंने उस वक्त उसका एक फर्नीचर का दुकान ले लिया, मतलब दुकान भाड़े से लिया और फर्नीचर का शुरू किया। बुटीक का तो मैंने सोचा घर में 2-3 मशीन भी डाल दूंगी तो घर में ही चल जाएगा, उसके लिए दुकान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वहाँ उल्लासनगर में ऐसे था ना कि वहाँ पर कुछ फर्नीचर बनता है फर्नीचर मार्केट में। तो जैसे गोदरेज के कपाट हुआ करते थे वहाँ पर, तो जैसे गोदरेज का कपाट अगर हम लोग लेने जाते थे तो 6-7 हज़ार में मिल जाता था, लेकिन वहाँ उल्लासनगर में 1,500-2 हज़ार में मिल जाता था और मार्जिन भी बहुत अच्छी मिलती और लोग आसानी से ले लेते, मतलब मार्केटिंग अच्छी थी। तो उस वक्त मैंने इस तरह से सोचा और मैंने फर्नीचर का उसके साथ में स्टार्ट किया। तो अब ये बताइए कि फर्नीचर के बिजनेस से आप रियल एस्टेट में कैसे आ गए? एक लिटिगेशन में एक प्लॉट था कल्याण में, तो लिटिगेशन ऐसा था कि उसके ऊपर गवर्नमेंट का कुल सीलिंग सारे एक्ट लगे हुए थे। वो मुझे बाद में पता चले, पहले तो नहीं था। तो वो प्लॉट का जो मालिक था वो फिर मेरे पास में आया कि मैडम हमारी ज़मीन है, ये बेचनी है, तो आप इसको ले लो। तो वो लेने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं थे, 2.5 लाख रुपए में वो बेच रहा था। तो 2.5 लाख रुपए मैं कहाँ से उसको दूंगी? तो उसने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए भी अभी मिल जाते हैं तो मतलब मेरा काम चल जाता है, बाकी के बाद में भी देंगे तो चलेगा। तो मैंने यहाँ वहाँ से करके उसको कैसे भी 1 लाख रुपए दे दिए और वो ज़मीन जो है वो मैंने अपने नाम पे ले ली। लेने के बाद में जो 7/12 होता है, तो मुझे नहीं पता है वो था कि 7/12 किसे कहते हैं। तो पहली बार उसने दिखाया ये 7/12 है, तो तब पता चला कि उसके ऊपर कुल सीलिंग सारे एक्ट लगे हुए हैं, मतलब बेच नहीं पा रहा था। मतलब वो जमीन जो थी वो डिस्प्यूटेड। हाँ, ऐसे मैंने 1.5 साल तक उस पर मेहनत की वो कुल और सीलिंग निकालने के लिए। जब वो कुल और सीलिंग निकाल दिया तो उस जमीन की कीमत 2.5 लाख से 50 लाख हो गई। मतलब इनके साहस ने एक 2.5 लाख की जमीन को 50 लाख का कर दिया। कमाल है जी। फिर ये हुआ कि ज़मीन क्लियर हो गई, तो उस प्लॉट का क्या करेंगे? बिल्डिंग बनाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन बिल्डिंग बनाएंगे कैसे, क्योंकि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तो फिर मैंने एक पार्टनर को चुना, सिंधी पार्टनर थे मेरे। उनको मैंने कहा कि ठीक है, ये ज़मीन मेरी है और बनाना आपको है, तो कैसे परसेंटेज रहेगा? तो 65% उनके थे और 35 मेरे थे। इस तरह से हम लोगों ने वो बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग में मैंने करीबन 4.5 करोड़ रुपए कमाए। अरे वाह। तो इस तरह से मैं मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चलती रही। बहुत मजा आया आपका सफर सुन के। लेकिन अब एक सीक्रेट से आप एक पर्दा हटाइए कि आप कमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन कैसे बन गई? कमानी के जो लोग थे 2000 में मेरे पास आए, तो उसमें भी काफ़ी सारे लिटिगेशंस थे। जब लिक्विडेशन में जा रही थी तो उसका भी बड़ा ऐसा इतिहास रहा है, क्योंकि हमारे देश की ये पहली ऐसी कंपनी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार वर्कर को चलाने के लिए दी, मालिक को जीरो कर दिया और वर्कर को मालिक बना दिया। ये हमारी देश की पहली कंपनी ऐसी है। और ऐसी कंपनी को वर्कर चला नहीं सके, क्योंकि वर्कर होते हैं आखिर। 3,500 मालिक अगर बन जाए तो काम कौन करेगा? ये भी एक बड़ा सा सवाल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ अच्छा ही सोच के इन लोगों के हाथ में दिया था कि ये लोग चला लेंगे, लेकिन नहीं चला पाए। तो कंपनी जब लिक्विडेशन में जाने लगी तो वो लोग भी मेरे पास आए ऐसे ही, और अगर लिक्विडेशन में चली गई तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मैडम आप इसको टेक ओवर कर लो करके। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि क्यों नहीं कर सकती हूँ जब मैं हर काम कर रही हूँ। मैं तो बिल्डर भी नहीं थी, तभी मैं बिल्डर बनी कि नहीं। तो हर नया काम मेरे लिए एक नया चैलेंज था। तो कैसी लगी आपको कल्पना सरोज मैम की स्टोरी? मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इसके नोट्स भी बनाए होंगे। और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो और ऐसी ही स्टोरी अगर आप और सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बहुत सारी लेडीज़ों को शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सके, कुछ सीख सके। तो थैंक यू, विश यू वेल।